नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जर्मनी के शहर म्यूनिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई। जर्मनी हर कुछ समय बाद ये कॉन्फ्रेंस होस्ट करता है। इसका नाम है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस और इस कॉन्फ्रेंस में देखिए भारत के डॉक्टर अजय शंकर और यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, ये सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो छा गए। जेडी वैंस के बारे में तो ना आज के समय इंटरनेशनल मीडिया चाहे सीएनएन बीबीसी कहीं भी आप पढ़ लीजिए, सिर्फ एक हेडलाइन आपको मिलेगी। जेडी वैंस ने म्यूनिक में खड़े होकर यूरोपियंस के सामने ही यूरोप को अटैक किया। फ्री स्पीच और माइग्रेशन को लेकर यूरोपियंस को बताया कि बाहर के लोग आके पूरा यूरोप तुम्हारा कब्जा आ जाएंगे, यू मस्ट टेक एक्शन। और जेडी वैंस की बातें देखिए इतनी कड़वी थी, यूरोपियंस को इतनी कड़वी लगी कि जर्मनी के वाइस चांसलर ओलाफ शॉल्ज ये खुद खड़े हो गए और इन्होंने ओपनली आलोचना करी यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की। और तो और जर्मन मिनिस्टर ये कह रहे थे कि जेडी वैंस कैसे कर सकते हैं कि जर्मनी में खड़े होकर ये बोल दिया कि जर्मनी तो एक डिक्टेटरशिप या फिर एक अथॉरिटेरियन रिजीम है। जर्मनी आपको अथॉरिटेरियन रिजीम दिखती है, जेडी वैंस आप ऐसा कैसा कह सकते हैं, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। मगर जेडी वैंस आए, बोलकर चले गए। अब जर्मनी बहुत ज़रा गुस्सा है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से जर्मनी अथॉरिटेरियन रिजीम है या नहीं है? मतलब मैं आपका व्यू पॉइंट भी यहाँ पर जानना चाहूँगा। नाउ जेडी वैंस ने क्या-क्या कहा है जिसको लेकर जर्मनी इतना गुस्सा हो गया, थोड़ा-सा इसको और डिस्कस करेंगे। मगर पहले इंडियन पर्सपेक्टिव से ये जानते हैं कि डॉक्टर अजय शंकर जो इस तरीके से म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, जो इन्होंने बातें सुनाई है ना यूरोपियंस को, कि देखो होता क्या है कि तुम्हारे वेस्टर्न जो एम्बेसडर्स हैं, राजदूत हैं, ये भारत में आते हैं। जो इंडिया में आउटलायर्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनका डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स से कोई नाता नहीं है, उनके अपने एजेंडा होते हैं। उनसे आपके जो एम्बेसडर्स हैं बातचीत करना शुरू कर देंगे, उनको एम्बेसीज में इनवाइट करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे। अगर इसका छोटा सा फ्रैक्शन, इसका कुछ परसेंटेज भी एक इंडियन एम्बेसडर कर ले तुम्हारे देश में ना, तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जो ये छोटी सी क्लिप है जयशंकर साहब की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फिर इन्होंने किस तरीके से यूरोपियंस को अपनी इंडेक्स फिंगर दिखाई है वो भी हम डिस्कस करेंगे। Every country has its mainstream politics. It has its outliers. Okay. If I were to look, for example, at how much Europeans, Westerners reach out to outliers in those societies. If I were to look at what do Western ambassadors do in India, if my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. So I think there are double standards here. ये देखिए छोटी बात नहीं होती जर्मनी में बैठकर यूरोपियंस को ये बोलना, जो तुम्हारे एम्बेसडर करते हैं ना हमारे देश में, अगर हमने कर दिया तुम बर्दाश्त नहीं करोगे। एग्जाम्पल आपके सामने है। आपको याद होगा जर्मनी की साइड से बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई थी अरविंद केजरीवाल लीगल इशू को लेकर, जो उनका वो लिकर स्कैम को लेकर चल रहा था। अरविंद केजरीवाल का बार बार जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही थी और इंडिया ने एक बार को जर्मनी के डेप्यूटी चीफ को सम्मन भी किया था और ये कहा था कि देखिए एक केस चल रहा है जहां पे कोर्ट डिसाइड करेगी कि एक आदमी गिल्टी है या नहीं गिल्टी है। आप यहां पर स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हो? आप ये बार बार क्यों कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल को न्याय मिलना चाहिए? आपको यहां पे इतना इंटरेस्ट क्यों है इस केस को लेकर? तो ये एक सिंपल सा एक छोटा सा उदाहरण है। इससे पहले आप अगर जाओगे, कई बार इंडिया में प्रोटेस्ट हुए हैं, चाहे आर्टिकल 370 का इशू हो या फिर इससे पहले सीए एनआरसी का इशू हो। हमेशा यूरोपियन एम्बेसडर्स, इवन बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके एम्बेसडर्स खुलकर इंडिया में कमेंट करते हैं, हमें ऑर्डर देने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। फिर रैंकिंग्स आती है, इनके हिसाब से रिपोर्ट्स आती है। तो यहाँ पर इंडिया अब ओपनली एक ऐसे टाइम में जब यूएसए भी खुल के कह रहा है कि जर्मनी एक अथॉरिटेरियन रिजीम बन चुका है और जर्मनी के मिनिस्टर इसका विरोध कर रहे हैं, इंडिया के विदेश मंत्री ने भी खुलकर कह दिया कि अगर हमने वो करना शुरू कर दिया जो तुम लोग करते हो, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे ना। इसके बाद जो यहाँ पर पैनल में लोग हैं उन्होंने ये पूछा, मगर आप ये तो मानोगे ना डेमोक्रेसी खतरे में है। ये आप एक बात नोट करिएगा, चाहे यूरोप के कोई भी बड़े वहाँ से इन्फ्लुएंसर्स या जो भी यहाँ पे पैनल के लोग हैं, जो इनके यहाँ जियो पॉलिटिक्स के ऑथर्स वगैरह हैं, वो एक बात कॉमन बोलते हैं, डेमोक्रेसी खतरे में है। ये एक यूरोप से लगातार इको आ रही है, डेमोक्रेसी खतरे में है। तो जब जयशंकर साहब के सामने ही बोला कि ये तो मानोगे ना डेमोक्रेसी खतरे में है, तो इन्होंने यहाँ पर बोला नहीं, और डेमोक्रेसी ओवरऑल इंडिया में परफॉर्म भी कर रही है। ये जो छोटी सी क्लिप है यहाँ पर, ये आप सुनिए। What do you think about Western democracy? Well, look, before I do that, let me, because
I think I appear to be an optimist in what is a relatively pessimistic panel, if not room. इन्होंने कहा है कि जो ये पूरा रूम है, पैनल है, काफी निराशावादी लग रहा है डेमोक्रेसी के फ्यूचर को लेकर। So I'll begin by sticking up my finger, and don't take it badly, it's the index finger. The mark you see on my nail is a mark of a person who's just voted. ये कह रहे हैं मेरी उंगली देखो, यहाँ पे तुमको ये स्याही का जो मार्क दिख जाएगा ना, ये निशानी है कि मैं वोट करके आया हूँ। भारत में अभी चुनाव हुए हैं, जो ऑब्वियसली आपको पता होगा, लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, फिर उसके बाद वेरियस स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज के इलेक्शन हुए हैं, एंड एवरीवेयर इलेक्शन सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए हैं। Voted. We just had an election in my state, just over. Last year we had a national election. In Indian elections, roughly 2/3 of eligible voters vote. At the national election, electorate of about 900 million, about 700 million voted. We count the votes in a single day. Nobody disputes the result after it's announced. And if you look, and by the way, from the time we started voting in the modern era, 20% people more vote today than they did decades ago. ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में डेमोक्रेसी पर लोगों का विश्वास जागा है। कई दशकों पहले आप अगर देखो तो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज भारत में कम हुआ करती थी। अब ओवरऑल आप अगर देखो पैन इंडिया में 20% ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स। So the first message that somehow democracy is in trouble globally, worldwide, I'm sorry, I have to differ with it. I mean, right now we are living well, we are voting well, we are optimistic about the direction of our democracy, and for us, democracy is actually delivered. ये जवाब देना बहुत ही इंपॉर्टेंट था यहाँ पर कि ओवरऑल डेमोक्रेसी इज डूइंग वेल। ये जो आपका यहाँ पे निराशावादी वाला ये मैसेज होता है ना बार बार कि डेमोक्रेसी खराब हो रही है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, डेमोक्रेसी फ्लरिश कर रही है। और प्रॉब्लम देखो ये आती है दुनिया में, अगर ग्लोबली अगर हम देखें तो कई यूरोपियन देश अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए ना नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है। A time, and I have to say this in all honesty, where West treated democracy as a Western characteristic and was busy encouraging non-democratic forces in the global South. It still does. I mean, in many cases, I can point to some very recent ones, where actually everything that you say you value at home, you don't practice abroad. अब इस पूरी कॉन्फ्रेंस में ना जेन्युइनली जब तक ये कॉन्फ्रेंस थोड़ी खत्म होने को आ रही थी, ऑर्गेनाइजर्स की शक्ल पे लिटरली लग रहा था कि ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी क्यों है। पहले तो ये जयशंकर साहब ने खुल के ये बोल दिया कि जो तुम करते हो अगर हमने करना स्टार्ट कर दिया तो झेल नहीं पाओगे। तुम खुल के जहाँ पे तुमको सूट करता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हो। फिर जेडी वैंस आए, इन्होंने ये जो बहुत इंपॉर्टेंट और कड़वी बात है ये बोल दी जर्मनी में। With all humor, if American democracy can survive 10 years of Greta Thunberg scolding, you guys can survive a few months of Elon Musk. नाउ ग्रेटा थनबर्ग आपको याद होगा क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, खूब स्टेटमेंट्स देती थी। अमेरिकन्स ने सुना कि ठीक है एक यहाँ पे यूरोपियन लड़की है और बार बार क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दे रही है, काफ़ी न्यूज़ में थी। जेडी वैंस यहाँ पर ये कह रही हैं कि यूरोपियन लीडर्स आज के समय कंप्लेन कर रहे हैं इलॉन मस्क को लेकर। कई जो यूरोपियन लॉ मेकर्स हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि इलॉन मस्क का जो प्लेटफॉर्म है एक्स, इसको यूरोप में ऑल टुगेदर बैन कर देना चाहिए। जेडी वैंस का ये कहना है कि अगर हम लोग ग्रेटा थनबर्ग को सुन सकते हैं 10 साल तक, तो कुछ महीने तक तुम भी इलॉन मस्क को बर्दाश्त कर सकते हो। ये बात इनको यूरोप को बोलनी पड़ी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जर्मनी में आज के समय कई पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, चाहे फार राइट में हो या फिर लेफ्ट में हो, उनको मंच नहीं दिया जा रहा और बहुत सारे वोटर्स को ये बोला जा रहा है तुम्हारी आवाज मैटर नहीं करती। But what no democracy, American, German, or European, will survive is telling millions of voters that their thoughts and concerns, their aspirations, their pleas for relief are invalid or unworthy of even being considered. Democracy rests on the sacred principle that the voice of the people matters. There's no room for firewalls. There is no room for firewalls. अगर तुम ये सोचते हो कि इंटरनेट की सेंसरशिप करोगे कि एक एरिया इंटरनेट का तुम्हारे देश में ना दिखे और तुम्हें बस अपनी जनता को एक सर्टन व्यू पॉइंट दिखाना है, वो करोगे तो डेमोक्रेसी काम नहीं करेगी।
ये बात देखिए अमेरिकन्स को जर्मनी में खड़े होकर बोलनी पड़ी। तो अगेन ये ओवरऑल आप कह सकते हैं म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस एक डिजास्टर थी। जर्मनी के मिनिस्टर्स को काफ़ी बार अपनी सरकार को, अपने देश की डेमोक्रेसी को डिफेंड करना पड़ा और शायद अगली बार हो सकता है कि ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को इनवाइट भी ना करे इस कॉन्फ्रेंस पे। और अभी देखिए जर्मनी की चिंताएं खत्म हुई नहीं है। अभी मोस्ट प्रोबेबली ट्रम्प और पुतिन का समिट भी होना है। वहां पर देखना होगा जर्मनी क्या रिएक्शन देता है। मुझे ऑनेस्टली लग रहा है इमानुएल मैक्रों की लीडरशिप के अंडर हम एक यूरोपियन मिलिट्री को देखेंगे। फाइनली यूरोपियंस नेटो पे डिपेंड करना छोड़ देंगे। जो अमेरिकन्स की टोन है, लैंग्वेज है, इससे यूरोपियंस को समझ में आ रहा है कि अब खुद का ध्यान रखने का टाइम आ चुका है और यूरोप बदल जाएगा। क्योंकि देखो जब आपको एक आर्मी मेंटेन करनी पड़ती है, खुद की रक्षा करनी पड़ती है, तब आप जिस तरीके से यूरोप को एक गार्डन बना के रखते हो वैसा अब रहेगा नहीं। अ लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज इन द फ्यूचर और ऑब्वियसली अभी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जियोपॉलिटिकल इवेंट होना है ट्रम्प पुतिन की मीटिंग, इस पर मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, वो कौन सा देश है जिसमें रिसेंटली जुरासिक एरा बर्ड फॉसिल्स मिले हैं, जिससे हमारी जो समझ है ना डायनासोर्स के बारे में, बर्ड एवोल्यूशन के बारे में, ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अब पहली बार हमको पता लगा है कि किस तरीके से बर्ड्स छोटे फेदर्ड जो डायनासोर्स थे उनसे इवोल्यूशन लेकर आगे बढ़ी है। तो इट इज़ क्वाइट रिमार्केबल। बताइए कहाँ पर ये जो जुरासिक एरा बर्ड फॉसिल्स हैं मिले हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा इन पर चर्चा हो रही है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, ब्राज़ील, चाइना या कनाडा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए कई लोग पूछते हैं काफ़ी बार कि मैं कौन सा स्किल सेट अक्वायर करूं, मुझे अपने करियर में तरक्की करनी है, ज़्यादा कमाना है, एक्चुअली कमाना शुरू करना है, ग्रेजुएशन कर ली है, अभी तक लाइफ में कुछ कमा नहीं पाया, पहली जॉब स्टार्ट करनी है, व्हाट शुड आई डू। कंपटीशन बहुत है जॉब मार्केट में। आप कहीं भी गूगल सर्च कर लीजिए। अगेन ये कोई आर्टिकल, कोई एडवर्टीजमेंट का नहीं है, दिस इज एन एक्चुअल रिपोर्ट ऑफ अ रिसर्च। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है स्ट्रॉन्ग डिमांड है फॉर स्किल सेट्स इन डेटा एनालिटिक्स, जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग। ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जहां पर जॉब्स ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिटिक्स, अगर लाइफ में आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से स्टार्ट करूं, करियर जर्नी अपनी कहां से शुरू करूं, आई सजेस्ट आप डेटा एनालिटिक्स में एक करियर ट्राई करिए। ये एक ऐसी फील्ड है आज के समय जहां पर यूएस, यूरोप, जापान, दुनिया भर में लगातार जॉब्स बनती जा रही हैं। और करियर 247 इन पार्टनरशिप विद नैस्कॉम। नैस्कॉम जैसे आप लोग जानते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है। ये भारत का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। हम आपके लिए लाए हैं स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जो आप घर बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं और बिल्कुल इस कोर्स के बेसिस पे आपकी जॉब भी लग सकती है। कई लोग हैं जो इस कोर्स को कंप्लीट करके ऑलरेडी अपनी जॉब स्टार्ट कर चुके हैं। मोर देन 60-70 जो हमारा स्टार्टिंग का बैच था, इट वाज अराउंड 85 स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहली जॉब ऑफर मिल चुकी है, कईयों को 2 से 3 जॉब ऑफर्स आई हैं। और इसके बारे में आप गूगल सर्च कर सकते हैं, खुद रिसर्च कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स में लगातार आपके पास नौकरियां बढ़ती जा रही है दुनिया भर में, ना सिर्फ भारत में, दुनिया भर में। और एवरेज सीटीसी यहाँ पे रहता है 8 लाख रुपए साल के। हाईएस्ट सीटीसी ऑफ कोर्स 32-33 लाख रुपए साल के भी जा सकते हैं। वो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि आप साथ साथ में कौन कौन सी स्किल्स एक्वायर करते हैं। जो टूल्स हम आपको सिखाएंगे इस कोर्स में ये आपके सामने है। एसक्यूएल, एक्सेल, पांडास, अमेजॉन वेब सर्विस, पावर बीआई, इन सब का आपको प्रॉपर मास्टर बना दिया जाएगा। यू विल लर्न ऑल दीज टूल्स। साथ ही साथ आप प्रोजेक्ट्स पर भी काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस क्लास हो गई आपके सामने और आप देख रहे हो अच्छा ठीक है मैं डेटा एनालिस्ट बन गया। हम आपको प्रोजेक्ट्स भी करवाएंगे ताकि जो नॉलेज आपको आ रही है उसको यूज़ कैसे करना है वो भी आप सीख पाए। आप वर्ल्ड बैंक डेटाबेस का एक प्रोजेक्ट होगा, इस पर काम करेंगे। वेब स्क्रैपर का प्रोजेक्ट होगा, बाइक रेंटल, डेटा एनालिटिक्स का एक प्रोजेक्ट होगा, ताकि आप जेन्युइनली समझ पाएं कि किस तरीके से आपको अपना ज्ञान इस्तेमाल करना है एक एक्चुअल जॉब में। साथ ही साथ देखिए ये कोर्स परचेज करते ही 200 से भी ज़्यादा स्किलिंग कोर्सेज का आपको एक्सेस मिल जाएगा। आप घर बैठ के पाइथन, C++, गिटहब, वेरियस स्किलिंग कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं। जितना ज्ञान आप ज़रा प्राप्त करेंगे, जितना अपने हुनर को आप निखारेंगे, इवेंचुअली उतना आप कमा सकते हैं, उतनी आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये एक ऐसा करियर है जिसके बारे में बिल्कुल आप लोग सोच सकते हैं। नंबर्स को लेकर इतना नर्वस नहीं होते आप। आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है, आप एनालिस्ट बनना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं,
आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आई डोंट थिंक यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस अगेन। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, चेंज योर लाइफ विद आवर डेटा एनालिटिक्स कोर्स, एनरोल नाउ। लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं, नाम, ईमेल, नंबर, कॉलेज नेम अगर ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे कर सकते हैं क्लिक। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एज अ डेटा एनालिटिक्स एस्पिरेंट। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।